हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। एज यू नो आई एम कोमल दीक्षित और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1। क्योंकि देखो आप सबको पता है कि जो सब लोग हैं मतलब हर चैनल पर हर यूट्यूब पर जो ईवीएस करा रहे हैं वो फर्स्ट टू फिफ्थ करा रहे हैं, ठीक है। वैसे फर्स्ट टू सेकंड में तो है ही नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की ईवीएस कर रहे हैं। बट जब आपने सब्जेक्ट कंसर्न का स्पेसिफाइड सिलेबस पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो सिलेबस है वो तो फिफ्थ क्लास तक का ही रहेगा, बट येस उसका जो लेवल है वो 12th क्लास तक का रहेगा। और अगर आप 6, 7, 8 क्लास की एसएसटी की बुक उठा करके देखोगे ना तो जो 7th क्लास की बुक है उसका नाम ही है हमारा पर्यावरण। जो बुक है ना एसएसटी की उसका नाम है हमारा पर्यावरण, और जो 6th क्लास की बुक है वो है हमारी पृथ्वी, ठीक है। मीन्स पृथ्वी हमारा आवास। तो मीन्स ये मेरा ओपिनियन है कि जब हम ईवीएस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ईवीएस में ऑब्वियसली हम अपने आसपास के बारे में पढ़ रहे हैं, जो उसकी 6 थीम दी गई हैं, ट्रैवल, फूड, फैमिली, ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमें जहाँ पर हम रहते हैं उस एनवायरनमेंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईवीएस का मतलब ही है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो जहाँ पर में हम रहते हैं यानी कि हमारी पृथ्वी वो कैसे बनी है, हमारा आसपास का एरिया कैसा है, और जो 7th की क्लास का बुक का नाम है हमारा पर्यावरण। सो मुझे लगा कि उसको पढ़ना ज़रूरी है, तो मैंने उसके कुछ नोट्स बनाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों का टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट अपने नोट से ही पढ़ा देती हूँ। आपको पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो स्पेसिफाइड नोट्स हैं, तो उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं, सो दैट कि अगर आप जाओ तो आपका टाइम बच जाएगा, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ऑन द अदर हैंड ये आपकी चॉइस है कि अगर आप ये करना चाहो 6, 7th क्लास की ईवीएस, तो ये आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। अदरवाइज ये टोटली ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हो, क्योंकि साफ साफ उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टू फिफ्थ है। तो ये ऑब्वियसली इतना है जितना हमारे हाथ में है। सो मैंने सोचा कि इतना तो करके जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक होता है। पृथ्वी जहाँ पे हम रहते हैं उसके बारे में जानना हमें आना चाहिए। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कोई ना क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 की पहले ही चैप्टर है ये, पृथ्वी हमारा आवास। ये हमारी बुक का नाम है पृथ्वी, यानी इस पूरे चैप्टर में हमारे पृथ्वी के बारे में दिया हुआ है। तो ये जो है ना आप कहीं ना कहीं 5th क्लास की जो ईवीएस है उससे डेफिनेटली कनेक्ट करोगे, क्योंकि उसमें ये सब बहुत अच्छे से दिया हुआ है ना। जो ईवीएस में अलग से लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब कुछ है, तो वही चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बस क्या है, थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ जाएगा 5th क्लास से। बाकी ये भी जब आप इसमें पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या बच्चों वाली चीज़ें पढ़ रहे हो, बट ये हमें पढ़नी है। जब हम 3rd 4th क्लास की कहानियाँ पढ़ सकते हैं तो फिर डेफिनेटली ये तो पढ़ ही सकते हैं 6th क्लास का। पर हमें लगेगा कि ये तो हमें पता है, बट हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप ये देखो ये 6th क्लास के बच्चों के लिए बुकें बनाई गई हैं और हमें उनको ही जाके पढ़ाना है। ये एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वो यूपीएससी, एसएससी एग्जाम्स के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम तो वुड बी टीचर हैं, हमें तो पढ़ानी ही आगे जाके एनसीईआरटी है। तो डेफिनेटली जो भी इसमें चीज़ें हैं सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत हो गया, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है। तो ये हमारी इसका नाम है, और हमारे चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, यानी सौरमंडल में पृथ्वी का क्या स्टेटस है, कैसे है, क्या नहीं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 सौरमंडल में पृथ्वी। पहली बात, सबसे पहले इन्होंने जो डेफिनेशन दी गई थी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है सिर्फ नोट्स मेन पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं, तो वही डिस्कस करूंगी, क्योंकि पूरे चैप्टर को अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी तो फिर इन नोट्स का शायद कुछ फायदा नहीं रह जाएगा, है ना। तो वही उसको डिस्कस करते हैं। क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि वो सारी चीजें जो रात में आसमान में, आकाश में, ब्रह्मांड में, आकाशगंगा में, कहीं पे भी जो चीजें चमकती हैं उसको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो चमकती हैं उनको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। इसके साथ ही जिनमें अपना ऊष्मा व प्रकाश होता है उसको तारे बोलते हैं, ठीक है। देखो एक तो खगोलीय पिंड है, इसमें बहुत सारी चीजें चमकती है, चंद्रमा भी चमकता है, सूर्य भी चमकता है, बहुत सारी और सारी क्षुद्र ग्रह होते हैं, बोने ग्रह होते हैं, बहुत सारी चीजें जो चमकते हैं। लेकिन उनमें भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया जिनमें अपना ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिनके अंदर अपना ऊष्मा या प्रकाश होता है उसको हम तारे बोलते हैं। और तारे का एक एग्जाम्पल दे रखा है सूर्य, आपको भी पता है सूर्य एक तारा है। तो ऐसे जिनमें अपना ऊष्मा व प्रकाश होता है उसको हम तारे बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है, तारों का समूह, ठीक है, तारों का एक समूह। तो जो भी हमारे आसमान में तारों का समूह होता है हम उसको नक्षत्र मंडल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक तो है उर्सा मेजर, ठीक है। उर्सा मेजर को बोला जाता है बिग बियर, उर्सा मेजर है बिग बियर, यानी बहुत बड़े लेवल पर इसमें तारे पूरे आसमान में या पूरे नक्षत्र मंडल में मतलब बहुत ज़्यादा तारे फैले होते हैं, उसको बोलते हैं उर्सा मेजर या बिग बियर। ये तारों के समूह जो एक साथ रहते हैं ना उसको नाम दिया गया है, तो उसको या तो हम अर्सा मेजर बोलते हैं या बिग बियर, जहाँ पे बहुत सारे तारे एक साथ रहते हैं। एक होता है हमारा सप्तऋषि या स्मॉल बियर, मीन सप्तऋषि या स्मॉल बियर,
स्मॉल बियर या सप्तऋषि। तो स्मॉल बियर किसे कहा जाता है? सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 तारों का समूह। तो जहाँ पे भी 7 तारे आपको दिखाई देंगे तो वो क्या होगा? सप्तऋषि, और उसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल बियर। सप्तऋषि क्या होता है? ये 7 तारों का समूह होता है। यहाँ पे आप साइड देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ इस तरीके का बना होता है, मतलब इस तरीके की आकृति दिखती है। सप्तऋषि ना कुछ इस तरीके की आकृति दिखाता है, और ये 7 तारों का समूह होता है। तो ये कुछ इस तरीके से मतलब इस तरीके से रहता है कि हमारा कुछ इस तरीके की आकृति बनती है, और हमेशा साथ में दिखते हैं ये, ठीक है। तो फिर क्या होता है? एक होता है ध्रुव तारा। डेफिनेटली आपने ध्रुव तारे को सुना ही, पता ही होगा। ध्रुव तारा ये कहाँ पे होता है? उत्तरी दिशा को, या तो ये उत्तरी दिशा को डायरेक्ट करता है कि हाँ, ये ध्रुव तारा हमेशा ना उत्तरी दिशा में होता है, और ये क्या ही परमानेंट है, ये स्थायी है, ये अपना स्थान नहीं चेंज करेगा। अगर ये उत्तर दिशा में है तो ये ऊपर की साइड उत्तर दिशा में ही रहेगा, ये कभी भी अपना प्लेस चेंज नहीं करता, ये परमानेंट होता है। और ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, ये आपको पता है। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम सप्तऋषि की हेल्प से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब सप्तऋषि की तरफ से कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक तो आपको पता ही उत्तरी दिशा में होता है, तो जहाँ पे ये सब, एक तो हमको ये पता चल गया कि एक तो ये परमानेंट भी होता है। तो जिस इस तरीके से हमारा जब ये बना होगा ना सप्तऋषि, ऐसे करके बना, इसके ठीक ऊपर कहीं पे देखोगे आप, इसके ठीक ऊपर, इसको जैसे कि बहुत ज़्यादा ऊपर ले लिया, नीचे ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके की जब कोई शेप बन रही ना, इसके बहुत ऊपर, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पास में ही, ये सीधा ऐसा गैप रहेगा, मीन्स इस तरीके से कुछ ऐसा गैप रहेगा, और इसका सीधा उत्तर साइड में हमको ध्रुव तारा दिख सकता है। तो जब हमको ध्रुव तारा इंडिकेट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? हाँ भाई, ये उत्तर दिशा है। और अब यहाँ से लेकर के चल सकते हैं कि अगर उत्तर उधर दिशा है, उत्तर दिशा इधर है, तो दक्षिण इधर होगी, पूरब इधर रहेगी, पश्चिम इधर रहेगी, कुछ इस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सप्तऋषि की हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम ग्रह, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड के बाद हमने पढ़े तारे। तारे के बाद हमने क्या पढ़ा? ध्रुव तारा, और ये नक्षत्र मंडल हमने पढ़ा। अब हम पढ़ जा रहे हैं ग्रह। तो ग्रह क्या होते हैं? खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं की ऊर्जा व प्रकाश नहीं होता। ऊर्जा की जगह आप लिख सकते हो ऊष्मा। जिनमें अपना ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता उसको हम ग्रह कहते हैं। तो ऑब्वियसली जिसमें अपना ऊर्जा, ऊष्मा व प्रकाश होता है उसको तारे बोलते हैं, जैसे कि सूर्य। और जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती उनको हम ग्रह बोलते हैं, जैसे कि पृथ्वी, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी हो गया, हमारा चंद्रमा हो गया, सारे ग्रह हो गए। सारे ग्रह ग्रह ही तो है सारे, क्योंकि उनमें अपना प्रकाश नहीं होता। तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सोलर सिस्टम, सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल, सौर मंडल क्यों कह रही हूँ मैं यहाँ पे? क्योंकि अभी हम यहाँ पे जानेंगे कि जो सूर्य है, सूर्य से कितने ग्रह हैं। तो फिलहाल तो अभी हमारे 8 ग्रह हैं, और यहाँ पे मैंने इसको जो लिखा हुआ है ना, ये सूर्य से क्रम की दूरी में है। मतलब आप इनको ये मत समझना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, नहीं, ये सूर्य से क्रम की दूरी पर है। मीन्स कि जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा ये सूरज आपको दिख ही रहा होगा, ये सूरज है हमारा, तो पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, पांचवें पे कौन है, इस तरीके से क्रम में मैंने लिखा हुआ है। असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके रिलेटेड भी बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करनी थी यहाँ पे। तो सबसे पहले है ये हमारा सूरज, ठीक है। ये रहा हमारा सूरज, आप देख सकते हो ये हमारा सूरज बना हुआ है। तो सबसे पास पड़ता है इसके बुध, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा बुध, फिर आता है हमारा शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। 4 ग्रह हैं लगातार, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल। आई होप ये आपको पता ही होगा। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 होते हैं ना, हम इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? आंतरिक ग्रह। और ये छोटे होते हैं, मीन्स ये जो 4 है ना, इनके कंपेरिजन में ये छोटे होते हैं, इनके कंपैरिजन में ये छोटे होते हैं, और इनकी जो संरचना होती है वो चट्टान तरीके की होती है। तो मैंने सोचा जितने कम पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर पाएँ वो हमारे लिए ही अच्छा है। तो इसमें क्या है, देखो, ये जो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है, इनको इंग्लिश में बोल जाते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और ये आंतरिक ग्रह बोले जाते हैं, ये छोटे होते हैं और इनकी संरचना चट्टान होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आता है मंगल, ये हमारा मंगल, और ये हमारा बृहस्पति। तो इसके बीच में ना एक पेटी होती है, ग्रहों की ना पेटी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ, जैसे हमारा ये मार्स है और जुपिटर बड़ा होता है, तो जुपिटर, तो इसके बीच में ना एक पट्टी होती है ग्रहों की, इसमें बहुत सारे ग्रह होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। आप यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हो, इनके बीच में एक पट्टी होती है, उसको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और ये हमेशा मंगल और बृहस्पति के बीच में ही पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में DSSB का जो एग्जाम हुआ था रिटर्न वाला, 2017 का हुआ था वो 18 में, उस वाले एग्जाम का चौथा ही क्वेश्चन था यही वाला, कि जो हमारी क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति, इनके बीच में पाई जाती है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इसके बाद से हमारा ये बड़े वाले ग्रह स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम इसका अपोजिट है
क्या है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इंग्लिश में हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये इसके अपोजिट, ये आंतरिक होते हैं, तो ऑब्वियसली ये भाई हैं, ये बाहर की तरफ है। ये छोटे होते हैं तो ये बड़े होते हैं। और ये जो चारों ग्रह होते हैं ये चट्टान से बने होते हैं, लेकिन ये जो चारों हैं ये गैसीय है और तरल अवस्था में होते हैं। ठीक है, गैसीय और तरल अवस्था में होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक पॉइंट और दे रखा है, जो सूर्य से जितना ज़्यादा नज़दीक होगा परिक्रमण में उसे उतना कम समय लगेगा। तो ऑब्वियसली देखो, मान लो ये एक हिमालय है, आप यहाँ पे रहते हो, एक जना यहाँ पे रहते हो, तो आपको जब हिमालय पे चढ़ना होगा आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, और जबकि इसको आने में टाइम लगेगा क्योंकि आपको इससे ज़्यादा रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सेम चीज़ यहीं पर है। अब जैसे ये सन है, ये देखो बुध यहीं पे रहता है तो वो फटाफट से इसको इतना कवर कर लेगा, लेकिन मान लो नेपच्यून यहाँ पर है तो इसको इतना रास्ता तो ये तो कवर करना ही करना है। और फिर ये सारा लेकर के आप देख रहे हो डायमीटर रेडियस कितना बनेगा। इधर तो मैंने कम कर दिया, बट आप इधर भी करीब इतना ऐसे लेकर के जाओ, कितना ज़्यादा बनेगा। तो वही एक कॉमन सेंस की बात है कि जो सूर्य से जितना ज़्यादा नज़दीक होगा परिक्रमण में उतना कम समय लगेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? बुध को सबसे कम टाइम लगता है 88 दिन। बुध सबसे पास है तो इसका सबसे कम टाइम है 88 दिन, ये आपको याद होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है नेपच्यून को 164 साल। इसका रीजन यही है कि नेपच्यून सबसे ज्यादा दूर है इससे। ठीक है, परिक्रमण, घूर्णन और परिक्रमण यहाँ पर वर्ड हैं दो, तो डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। घूर्णन क्या है? जब वो अपनी धुरी पर घूमते हैं। जैसे कि ये सन है तो मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी इसके आसपास जो चक्कर लगा रही है ना सन के आसपास, इसको हम बोलते हैं परिक्रमण। ये होती है परिक्रमण। पर जो पृथ्वी है ना वो अपनी धुरी पर भी घूमती है, मीन्स ऐसे वो सीधे ऐसे चलती नहीं जाएगी, वो ऐसे घूमेगी, फिर इधर घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी। तो वो जो अपनी ही धुरी पर घूम रही है ना पृथ्वी, ये इसको बोलते हैं घूर्णन। ये वैसे इस चैप्टर में था नहीं, बट डेफिनेटली मैंने यहाँ लिख दिया कि हमारे माइंड में यहाँ से दो जो पॉइंट है घूर्णन और परिक्रमण क्लियर होने चाहिए, कि अगर पेपर में टॉपिक आता है तो डेफिनेटली हम कर पाए। फिर है कि सबके किसके पास किसके चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा पता है ना आपको क्या होता है? सैटेलाइट, उपग्रह। नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है, कृत्रिम तो हम बहुत सारी बना चुके हैं अभी, बट हम भी यहाँ पे नेचुरल की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल में क्या है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि 82। वैसे अभी जो एनसीईआरटी है वो अपडेट नहीं हुई है तो उसमें बृहस्पति दे रखा है, बट यस ये डेटा मैंने नेट से देख करके लिखा है क्योंकि क्या पता क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आए। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है हमारा शनि। ठीक है, उसके 82 ग्रह हैं और बृहस्पति के हमारे 79, तो बृहस्पति दूसरे नंबर पर आता है। अपनी पृथ्वी के बारे में हम पढ़ें तो पृथ्वी का डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए। तो पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है, या पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसे हम रोज रात को देखते हैं। ठीक है, सो इस पेज में जितना भी था आपको समझ में आया होगा। और अब इसके बाद थोड़ा सा क्या है, ये इसी के आगे ही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेसिकली कुछ नहीं है इसमें ना, सारा हमारा पृथ्वी के बारे में ही है। पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी में क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें। तो आपको एक वर्ड दिया हुआ है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी वर्ड जो जियो है, जी वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ज्योग्राफी, जियो जो आपकी है ना, ये जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है हमारी अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे इसका मतलब होता है अर्थ। तो यहाँ पे बस इसको बना करके आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का क्या मतलब है? पृथ्वी का विवरण। और जोग्राफिया, तो जोग्राफिया यानी ज्योग्राफी का मतलब क्या है? पृथ्वी का वर्णन ग्राफ के रूप में। ठीक है, ग्राफ के रूप में पृथ्वी का वर्णन, उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। इसके साथ एडिशन में ये डू यू नो करके जो इंपॉर्टेंट बॉक्स होते हैं, आपको पता है डू नो में से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये डेफिनेटली वहाँ से दिया हुआ है, वहाँ से मैंने लिखा है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और अगर आप जियोलॉजी लगा देते हो, ठीक है, जियोलॉजी, तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो अगर आप जियोलॉजी पढ़ोगे तो जियोलॉजी में आप क्या करोगे? पृथ्वी का अध्ययन। अगर जियोमेट्री पढ़ोगे, मतलब जियोमेट्री लगा दिया, मेट्री का मतलब होता है मापन, तो जियोमेट्री में आप क्या पढ़ोगे? मापन पढ़ोगे। तो एनसीईआरटी में अभी ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो ना, एनसीईआरटी, और जो केवीएस के सिलेबस में भी अलग से ज्योमेट्री दिया हुआ है जिसमें हमारा ज्योमेट्री को मापना आता है, सेंटीमीटर, मीटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। पृथ्वी को कैसे नापा जाता है, परिमाप, एरिया, वॉल्यूम, तो ये सारी ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री, एंगल वगैरह सारी चीज़ें, मतलब पृथ्वी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर होता है ऑइड, अगर आप जियोइड लगाओ, ठीक है, जियोइड वर्ड लगाओ तो इसमें पृथ्वी के आकार के बारे में आप उसका पढ़ोगे, आकार कैसा है क्या नहीं। तो ये सारी कुछ अध्ययन होते हैं, कुछ स्टडी है जो हमारी पृथ्वी से रिलेटेड करी जाती है। ठीक है, पृथ्वी तो जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोसाइट, और ज्योग्राफी तो ऑलरेडी हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। नाम क्यों फेमस है वैसे इनका? क्योंकि एक इंडियन थे। मीन्स हमारी एनसीईआरटी में है कि आर्यभट्ट एक भारतीय
प्रसिद्ध प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री थे। ठीक है, ये रहा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट अभी क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया इसलिए आप सबको पता होगा, बहुत पेपरों में आया बहुत ज़्यादा, कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, शुक्र जो है उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, और प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, प्लूटो का नाम बौना ग्रह कर दिया है। पहले हमारे ग्रह ना अभी 8 हैं। ठीक है, अपने चार चार पढ़े, बट पहले ना +1 9 थे, मतलब प्लूटो भी इसमें इंक्लूड था, बट अब उसको हटा करके बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि हमारे लिए ना दिक्कत क्रिएट करता था। जबकि जो ग्रह होते हैं वो हेल्प करते हैं, बट ये प्लूटो अकेला था जो दिक्कत क्रिएट करता था, इसलिए इसको हटा दिया। अब ये बौना ग्रह हो गया। ठीक है, अब जो स्पेसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पृथ्वी, जहाँ पे हम रहते हैं, अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है क्या नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी जो है हमारी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आपको पता है 8 बड़े ग्रह हैं, तो सबसे बड़ी हमारी उसमें 5वें नंबर की पृथ्वी है। ठीक है, 5वें सबसे बड़ी ग्रह। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप नाम दोगे जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि बाहर वाले जो चारों ग्रह हैं ना वो बड़े ही हैं। तो चारों ग्रह वो, और उसके बाद आता है 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी। पृथ्वी हमारी सबसे बड़ी 5वें नंबर की ग्रह है। फिर इसको ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है, नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे 2/3% पानी है। ठीक है, पता है आपको, पानी अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें वो ब्लू ब्लू दिखाई देती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे 2/3 पानी है। अगर आप यहाँ 100% लोगे तो इसमें से 72% या अप्रोक्स 71% पर पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह बोला जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है भूआब या जियोइड। जियोइड जैसा इसका आकार है। और इसके उपग्रह कितने हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक ही उपग्रह है जो कि है चंद्रमा, और ये अपना जो पृथ्वी का एक चक्कर है वो 27 दिन में पूरे कर लेता है। होता है ना अमावस्या, पूर्णिमा, ये सारी चीज़ें, तो पृथ्वी का चक्कर जो है चंद्रमा 27 दिन में पूरे कर लेता है, और हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, देखो चंद्रमा जो है पृथ्वी से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आप सोचो कि चंद्रमा का हमें आगे का भी दिखे और पीछे का भी दिखे, तो ऐसा ना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? इसका रीज़न एक ही होता है, क्योंकि चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है। क्यों? देखो, मान लो ये पृथ्वी है और चंद्रमा इसके चक्कर लगा रहा है, तो हम विजिबल वाला तो आगे वाला ही पार्ट होगा ना। फिर चंद्रमा अगर घूम के भी यहाँ आएगा, फिर चंद्रमा यहाँ आ रहा है, फिर चंद्रमा यहाँ आ रहा है, तो ये देखो हम इसका आगे पार्ट ही देख पाएंगे। क्योंकि इसके 2 रीज़न होते हैं, एक तो चंद्रमा घूर्णन भी कर रहा होता है, और साथ में चंद्रमा परिक्रमण भी कर रहा होता है। सेम चीज़ ये हमारी पृथ्वी पर भी लागू होती है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम भी रही होती है, और वो अपने जैसे जो सन है सन के आसपास वो ऐसे घूम भी रही है, अपना भी घूम रही है, और सन के आसपास वो ऐसे चक्कर भी लगा रही है, ऐसे 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 करके आती है। तो यही रीज़न होता है कि हम एक ही तरफ का देख पाते हैं। सेम ये चंद्रमा के साथ होता है कि ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा ऐसे ऐसे भी घूम रहा है और अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, पृथ्वी के भी चक्कर लगा रहा है, तो हम सिर्फ एक ही फेज जो है इसका हर तरीके से देख पाते हैं। तो चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है। फिर आता है हमारा क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड जिसे हम बोलते हैं। ये बहुत सारे छोटे 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 पिंड होते हैं। अभी मैंने आपको बताया मंगल और बृहस्पति के बीच में एक जो ग्रहों की पेटी होती है ना, ये वहीं पर असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, और ये सन के आसपास चक्कर लगाते हैं। देखो, ठीक है, मैंने साइड में बना रखा है, बट ये रहा सन। तो ये बहुत छोटे 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 बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लाखों में करीब ये आसपास जो है सन के आसपास रहते हैं, और आसपास सन का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा अलग कलर कर दूंगी सो दैट कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। तो इसके लिए, अरे यार हो ही नहीं रहा। ठीक है, ये रहा। फिर हमें क्या करना है? ठीक है, आप समझ गए ना, ये सर्कल है, मतलब ये सन है हमारे, इसके आसपास बहुत 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 सारे ये जो चक्कर लगाते हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। जो बौने ग्रह होते हैं ना, उनसे भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बिल्कुल उस तरीके के। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, और ये सन का चक्कर लगाते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है उल्कापिंड। उल्कापिंड या मेट्रॉइड। ठीक है, तो ये मेट्रॉइड क्या होते हैं? ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े तो हम लिख रहे हैं, मीन्स यहाँ पे जो अंतरिक्ष में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, ये पत्थर उनकी जगह में तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनके कंपैरिजन में चट्टानों से और उससे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। लेकिन हम एक इंसान अगर इसको देख लेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। बट फिलहाल अभी हम ज्योमेट्री या ज्योग्राफी की नज़र में देख रहे हैं, तो ये पत्थर हमारे लिए छोटे छोटे होते हैं, मतलब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और ये भी सेम क्या करते हैं? इसके आसपास, सन के आसपास चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? ये जब वायुमंडल में कभी एक पत्थर किसी से टूट जाता है, या कोई भी पत्थर वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी के कोई भी वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो घर्षण के कारण ये चमकदार होते हैं। इनके अंदर से चमकदार प्रकाश निकलता है। हम कहते नहीं है, जैसे कभी कोई हमें चमकती हुई चीज़ दिखती है तो हम कहते हैं तारा टूट गया, तारा टूट गया। तो वो तारा नहीं टूट गया होता, वो ये जो उल्कापिंड होते हैं ना, ये पृथ्वी पे आकर के गिर रहे होते हैं।
ये पृथ्वी पे आकर के गिर रहे होते हैं, तो जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये चमकदार हो जाते हैं, मतलब इनकी पूंछ चमकते हुए दिखाई देती है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। तो वो एग्जैक्टली में टूटता तारा नहीं होता, वो उल्कापिंड होते हैं। और एक बहुत ज़्यादा फेमस झील है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत फेमस झील है, जो एक बार उल्कापिंड के गिरने से वहाँ पे छेद हो गया था, पानी निकल आया था और वो झील बन गई थी। तो वो एक उल्कापिंड के गिरने से झील बनी हुई है, तो उसका नाम बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट करके मुझे उस झील का नाम बताओ, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जगह ये आया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, फिर भी आप एक बार उसका नाम बताओ कि कौन सी झील है महाराष्ट्र में जो उल्कापिंड के गिरने से बनी थी। फिर आता है हमारा आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है? ये होती है लाखों तारों का समूह, जिसमें बहुत 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 सारे तारे होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य तो सिर्फ एक तारे का नाम है, सूर्य जो है एक तारे का नाम है। इस तरीके के बहुत ज़्यादा तारे होते हैं हमारे आकाशगंगा में। सिर्फ एक सूर्य होने से आकाशगंगा नहीं बनती, सूर्य के होने से तो सोलर सिस्टम बनता है, मीन सौर मंडल बनता है। आकाशगंगा के लिए सूर्य के जैसे लाखों तारे होते हैं, उसमें लाखों तारे, तब जाकर के एक आकाशगंगा बनती है। पता ना, हम मिल्की वे में रहते हैं, आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? पहले तो एक आप ये भी कमेंट करो, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मीन्स हम किस आकाशगंगा में रहते हैं। और जिसमें सूरज के जैसे बहुत सारे लाखों तरीके के तारे होते हैं ना, तब मिलकर के एक आकाशगंगा बनती है। और उसके आगे जो सूरज, हमें पता है सूरज कितना बड़ा है, सूर्य का प्रकाश कितना बड़ा है, कि उसकी जो भारी आउटर जो एरिया है उसका टेम्परेचर ही है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस बाहर का है, जब अभी तक अंदर तक हम फाउंड नहीं कर पाए। और हमारे लिए चंद्रमा कितनी बड़ा है, मतलब औकात से बाहर है, हम कभी जाने का सोच भी नहीं सकते हैं अभी तक। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आकाशगंगा में ना सूरज से भी कई बड़े गुना तारे होते हैं, बहुत बड़े बड़े तारे होते हैं, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो लाखों तारों का समूह हमारा क्या कहलाता है? आकाशगंगा। फिर इसमें खुला आकाश होता है, इतने सारे तारे होंगे तो ऑब्वियसली स्पेस चाहिए ना बहुत ज़्यादा, तो पूरा खुला आकाश होता है, चमकदार रास्ता होता है इसमें, इसके अंदर करोड़ों तारे होते हैं, बादल और गैस बहुत ज़्यादा होती है हमारी आकाशगंगा में, ठीक है। तो लाखों आकाशगंगा मिलके क्या बनाती है? ब्रह्मांड, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? जैसे ये देखो, ये नेक्स्ट पेज पर है, ये रहा, देखो ये है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी के आसपास क्या है? सौरमंडल, जिसमें पृथ्वी के बाद और ग्रह, मार्स हो गया, बुध हो गया, जुपिटर हो गया, नेपच्यून हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये सारे हैं इसके आसपास, ये सौरमंडल। तो एक जो सौरमंडल है वो किसका पार्ट है? आकाशगंगा का। क्योंकि जैसे कि मान लो ये है हमारी आकाशगंगा, तो आकाशगंगा में और भी सौरमंडल होंगे। जैसे ये तो एक सूरज बना ना, एक सूरज है यहाँ पे, इस तरीके से सूरज की तरह कोई और होगा तारा, कोई और तारा होगा, उसका अपना सिस्टम होगा, ये मिला करके कि क्या बनता है? आकाशगंगा। और आकाशगंगा, बहुत तरीके की आकाशगंगा होते हैं, तो इस सारे आकाशगंगा को मिला करके हमारा क्या बनता है? ब्रह्मांड, ठीक है। सो आई होप आपको ये अभी अच्छे से समझ में आया होगा कि पहले पृथ्वी, फिर सौरमंडल, फिर सौरमंडल को कहाँ पे आ जाता है? आकाशगंगा में, और आकाशगंगा को अपने अंदर कौन बना करके रखता है? ब्रह्मांड, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी ये हमारी काम करती है, लाखों आकाशगंगा बराबर हमारा ब्रह्मांड होता है, इस तरीके से काम करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा धूमकेतु। धूमकेतु ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं कॉमेट, ठीक है, इंग्लिश में कॉमेट या पुष्टल तारा भी इसे बोला जाता है। अभी एक हेली नाम का पुष्टल तारा है जो अभी हमें दिखेगा, मतलब हेली नाम का तारा अभी हमारे वायुमंडल में तो नहीं, मीन्स हमारे आकाशगंगा में घूम रहा है एक हेली नाम का धूमकेतु। अब ये धूमकेतु क्या होते हैं पहले सुनो। छोटे पिंड चट्टानों, धूमकणों, हिम व गैसों से बना होता है। देखो पहले मैं समझाती हूँ ये क्या होता है। देखो ये है हमारा सन, ठीक है, सन के बाद यहाँ पे अगर आगे चौथे नंबर पे आपको मिलेगा मार्स, और इसके बीच में मिलेगा जुपिटर। तो इसमें मैंने आपको बताया क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है। इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये रहा नेपच्यून। तो नेपच्यून के बाद ना यहाँ पे कॉपर बुल्ट होती है, लिखा हुआ है ना कॉपर बुल्ट, तो वो यहाँ पे बनती है, यहाँ पे कॉपर बुल्ट है ना, और ये होती है बहुत ज़्यादा ठंडी। देखो ये सन के यहाँ पे पास है तो यहाँ पे गर्मी होती है, लेकिन सन का प्रकाश तो यहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहा है ना। तो ये क्या होता है? ये होती है बहुत ज़्यादा ठंडी, और इसको बोलते हैं कूपर बेल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मान लो हमारा नेपच्यून, तो नेपच्यून के बगल में ये कूपर बेल्ट होती है, ये रहा। इस कूपर बेल्ट में ही होते हैं धूमकेतु। तो धूमकेतु क्या होते हैं? छोटे पिंड होते हैं, चट्टान से बने होते हैं, धूलकण होते हैं इसमें, और हिम यानी बर्फ और गैसों से बना होता है, ठीक है। बर्फ से क्यों बना होता है? क्योंकि इतनी दूर तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं, तो ये सब ठंडा रहता है, तो हिम व गैसों से बना रहता है। कूपर बेल्ट में धूमकेतु होता है, और जब ये सूरज के पास से गुजरते हैं ना, तो ये गैस बन जाता है। जैसे कि मान लो अभी ये रहा, ये सन है हमारा, यहाँ पे नेपच्यून है, यहाँ पर प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये बने हुए हैं। पर जब ये ऐसे ऐसे घूमेंगे तो हो सकता है एक पर ये सबसे सूरज के थोड़े से पास आ जाए, तो जब ये सूरज के पास गुजरते हैं तो ये गैस बन जाते हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? कमेट, पुष्टल तारा, ठीक है, धूमकेतु। और ये सूरज के पास गुजरने पर गैस बन जाते हैं,
कॉपर बुल्ट में धूमकेतु होते हैं और छोटे पिन चट्टानों से बने होते हैं। सो यही था हमारा 6th क्लास की चैप्टर 1 में, इतना ही दिया हुआ है हमारी अर्थ के बारे में। और आगे भी है चैप्टर जो है वो सारे हमारी अर्थ से रिलेटेड ही हैं। अर्थ में क्या होता है क्या नहीं, अक्षांशीय रेखाएं, देशांतरीय रेखाएं, टाइम जोन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इन एनी हाउ कि अगर आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपके काम आ रही है, तो डेफिनेटली मुझे बताओ। मैं ट्राई करूँगी कि आगे के चैप्टर भी आपको इस तरीके से नोट्स के वे में ही कंप्लीट कराऊँ। थैंक यू।